खुश आमदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमारे उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हर महीने 1000 सब्सक्राइबर्स के चैलेंज में इतनी खुशी से हिस्सा ले रहे हैं। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलें आज की गुफ्तगू का आगाज एक सवाल से करते हैं। कभी दफ्तर में ऐसा हुआ है कि किसी की मौजूदगी से एक अजीब सी घुटन महसूस हुई हो? हाँ, मतलब कोई ऐसा बॉस या सीनियर जिसकी तारीफ तो सब करते हैं लेकिन आपको उसके बात करने के अंदाज से या उसके गैर जरूरी करीब आने से खतरे का एहसास होता हो। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही उलझा देने वाला एहसास है। जी, और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे डॉक्टर फौजिया सईद की मशहूर किताब वर्किंग विद शार्क्स की मदद से। और ये किताब इसलिए इतनी अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, एक जाती जंग की दास्तां जो बाद में पूरे मुल्क की खवातीन के लिए एक कानूनी ढाल बन गई। अच्छा, ये एक सर्वाइवल गाइड भी है और एक समाजी तहरीक की तारीख भी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले किताब के मरकजी ख्याल पर आते हैं। ये शार्क का इस्तिआरा। जब मैंने पहली बार ये नाम सुना तो मेरे जहन में एक, आप कह लें, गुस्से वाले बदमाश किस्म के बॉस की तस्वीर आई। जी, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन किताब कहती है कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तो ये शार्क हैं कौन? यही तो इस किताब का सबसे बड़ा इंकिशाफ है। ये शार्क्स वो नहीं है जो खुलेआम धमकियां दें। किताब के मुताबिक ये अक्सर आपके दफ्तर के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सबसे ज्यादा कैरिज्मेटिक लोग होते हैं। अच्छा जी, वो कामयाब होते हैं, खुश अखलाक होते हैं और अक्सर मेंटोर या सरपरस्त का रूप धार लेते हैं। वो आपकी मदद करने, आपको आगे बढ़ाने की बात करते हैं और इसी बहाने आपके करीब आते हैं। यानी ये एक निकाब है जो वो पहनते हैं। तो फिर कोई कैसे पहचाने कि कौन वाकई मदद करना चाहता है और कौन एक शार्क है? किताब उनके काम करने के तरीके को, यानी मोडस ऑपरेंडी को बहुत तफसील से बयान करती है। देखें, शार्क कभी भी अचानक हमला नहीं करती। उसका पहला कदम होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब शिकार को तन्हा करना? बिल्कुल। लेकिन दफ्तर में सबके सामने ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत सटल तरीके से होता है। मसलन प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए मीटिंग के बाद आपको रोक लेना, आपको बाकी टीम से अलग करके ये एहसास दिलाना कि आप खास हैं। आओ इस पर अलग से मेरे ऑफिस में बात करते हैं, या चलो कॉफी पर चलते हैं। बज़ाहिर ये आम प्रोफेशनल बातें लगती हैं, है ना? जी बिल्कुल आम। लेकिन उनका मकसद एक ऐसा प्राइवेट माहौल बनाना होता है जहां प्रोफेशनल हदें आसानी से तोड़ी जा सकें। और जब वो हदें टूटना शुरू होती हैं तब क्या होता है? तब दूसरा मरहला शुरू होता है, टेस्टिंग द वाटर्स, यानी पानी की गहराई जांचना। अच्छा, वो जुमाना जुमले बोलेंगे, कोई ऐसा लतीफ़ा सुनाएंगे जो प्रोफेशनल ना हो, या रात को किसी गैर ज़रूरी काम के बहाने मैसेज करेंगे। वो दरअसल आपके रद्दे अमल देख रहे होते हैं। और अगर कोई घबरा कर या नौकरी जाने के डर से खामोश रह जाए तो शार्क इसे आपकी कमजोरी समझती है। ये खामोशी ही उसे हमला करने का ग्रीन सिग्नल देती है। ये तो बहुत खौफनाक है। लेकिन क्या दफ्तर में दूसरे लोगों को ये सब नजर नहीं आता? आता है, अक्सर लोगों को नजर आ रहा होता है, लेकिन जिसे हम बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं ना, वो अमल में आ जाता है। लोग अपनी नौकरी के लिए डरते हैं या ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि ये हमारा जाती मामला नहीं। और इदारा क्या करता है? अक्सर इदारे अपनी साख बचाने के लिए शार्क को ही तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। वो मुतासिरा शख्स को ही कसूरवार ठहराकर या उसकी बात को नज़रअंदाज करके उसे बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि ये खुद डॉक्टर फौजिया के साथ हुआ, और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन जैसे इदारे में। बिल्कुल, उनकी अपनी कहानी ही तो इस किताब का दिल है। वो बताती हैं कि किस तरह एक बहुत सीनियर और बाअसर शख्स ने उन्हें हरासा करना शुरू किया। इस तजर्बे के नफ्सियाती असरात क्या हुए होंगे? बहुत शदीद। वो एक ज़हनी उलझन का शिकार हो गईं, खुद पर शक करने लगीं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मेरे लिबास में कोई मसला था, शायद मैंने ही कोई गलत इशारा दिया हो। ये खुद पर शक करने का अमल, हम खुद को ही इल्जाम क्यों देने लगते हैं? जी, ये एक बहुत आम रद्द अमल है। हरासा करने वाला अक्सर गैस लाइटिंग का सहारा लेता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि जो हो रहा है
وہ آپ کا وہم ہے۔ اور جب ڈاکٹر فوزیہ نے اس رویے کو رپورٹ کرنے کی ہمت کی تو ان کا بدترین خوف حقیقت بن گیا۔ مطلب پورا نظام ان کے خلاف ہو گیا؟ جی، پورا نظام۔ لیکن اقوام متحدہ جیسے ادارے میں تو اس کے لیے سخت قوانین ہوں گے، پھر ایسا کیسے ہوا؟ قوانین کاغذ پر موجود تھے، لیکن عملی طور پر ادارے کی ترجیح اپنی ساخت بچانا تھی۔ انہیں انصاف دینے کے بجائے ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، انہیں ان کے کولیگز میں بدنام کیا گیا، تنہا کر دیا گیا۔ یعنی یہ جنگ صرف ایک شخص کے خلاف نہیں ہوتی، بلکہ ایک پورے سسٹم کے خلاف ہوتی ہے۔ بالکل، یہ لاکھوں خواتین کی خاموش چیخوں کی عکاسی ہے۔ اور یہیں پر کتاب کا مرکزی پیغام سامنے آتا ہے۔ خاموشی شارک کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نظام، ادارہ، سب یہی چاہتے تھے کہ وہ ڈر کر، تھک کر خاموش ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو وہ نوکری چھوڑ دیتیں یا وہیں رہ کر اس نظام سے لڑتیں۔ انہوں نے دوسرا، کہیں زیادہ مشکل راستہ چنا۔ تو انہوں نے اس طاقتور نظام کا مقابلہ اکیلے کیسے کیا؟ اکیلے نہیں کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ایک مچھلی کو شارک آسانی سے کھا سکتی ہے، لیکن مچھلیوں کا ایک غول مل کر شارک کو بھگا سکتا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے دوسری خواتین سے رابطہ کرنا شروع کیا جنہیں اسی طرح کے تجربات کا سامنا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک گروپ بنا، اور اسی گروپ نے آشا یعنی الائنس اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ کی بنیاد رکھی۔ اور آشا نے آ کر سب سے پہلا اور سب سے اہم کام کیا کیا؟ آشا نے آ کر سب سے پہلے اس مسئلے کے گرد بنی ہوئی زبان اور بیانیے کو بدلا۔ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ زبان کو بدلا مطلب؟ دیکھیں، پہلے جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اسے پرسنل سکینڈل، افیئر یا مرد اور عورت کا نجی معاملہ کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ جس میں ہمیشہ عورت کی ہی ساکھ پر سوال اٹھتا تھا۔ جی۔ آشا نے اس بیانیے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے اسے اس کا صحیح نام دیا، پروفیشنل مس کنڈکٹ۔ سکینڈل کی جگہ مس کنڈکٹ۔ یہ سننے میں تو صرف الفاظ کی تبدیلی لگتی ہے، اس سے اتنا بڑا فرق کیسے پڑا؟ یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں تھی، یہ پورے میدان جنگ کی تبدیلی تھی۔ لفظ سکینڈل شرم اور رازداری کو جنم دیتا ہے، لیکن پروفیشنل مس کنڈکٹ ایک ٹھنڈا، غیر جذباتی کارپوریٹ لفظ ہے۔ یہ معاملے کو ذاتی حملے سے نکال کر HR اور قانون کے دائرے میں لے آتا ہے۔ واہ، یعنی اس سے ہراساں کرنے والا ایک طاقتور مرد نہیں رہتا، بلکہ وہ ادارے کے لیے ایک لائبلٹی بن جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ بحث کو کردار سے ہٹا کر ضابطہ اخلاق پر لے آیا۔ اس ایک تبدیلی نے متاثرین کو شرم کے دائرے سے نکال کر حق کے دائرے میں کھڑا کر دیا۔ زبردست حکمت عملی تھی۔ تو اس اجتماعی جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ جب آشا نے قانونی محاذ پر کام کرنا شروع کیا تو انہیں ایک اور خوفناک حقیقت کا علم ہوا۔ یہ جان کر شاید بہت سے لوگوں کو حیرانی ہو کہ 2010 سے پہلے پاکستان میں کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے خلاف کوئی واضح مخصوص قانون تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی قانون نہیں تھا؟ تو پہلے ایسے کیسز کا کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک قانونی خلا تھا جس کی وجہ سے شارکس کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر فوزیہ اور ان کی ٹیم نے قانون کا مسودہ بنانا شروع کیا تو انہیں ہر طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کس قسم کی مزاحمت؟ انہیں کہا گیا کہ یہ مغربی ایجنڈا ہے، یہ ہماری ثقافت کے خلاف ہے، اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، اور یہ کہ عورتیں اس قانون کا غلط استعمال کریں گی۔ لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے۔ وہ اور ان کی ٹیم نہ صرف ڈٹی رہیں بلکہ انہوں نے سالوں تک لابنگ کی، اور بالآخر 2010 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ کا ایکٹ 2010 متفقہ طور پر پاس کیا۔ یہ واقعی ایک متاثر کن اور امید دلانے والی کہانی ہے، لیکن یہ ہمیں آج کے دن پر لے آتی ہے۔ اب قانون موجود ہے، تو آج اگر کوئی اس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے تو کتاب اسے کیا عملی مشورہ دیتی ہے؟ جی، کتاب کا آخری حصہ ایک طرح سے عملی سروائیول گائیڈ ہے۔ مصنفہ کچھ بہت واضح حکمت عملیہ بتاتی ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین مشورہ ہے اپنی چھٹی حس پر بھروسہ کریں۔ لیکن یہ کرنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے نا؟ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ شائستہ رہو، کسی کو برا محسوس نہ کراؤ۔ کتاب یہی کہتی ہے کہ آپ کی یہ شائستگی ہی شکاری کا ہتھیار ہے۔
इसलिए अगर आपको किसी का रवैया, कोई बात या कोई टच गलत लग रहा है तो वो गलत है। खुद को ये तसल्ली ना दे कि शायद मेरा वहम है। ठीक है, पहला कदम अपनी हिस्स पर भरोसा करना। इसके बाद दूसरा कदम, सब कुछ दस्तावेजी शक्ल में लाएं, यानी सबूत जमा करें। एक डायरी बनाएं जिसमें तारीख, वक्त, जगह और कहे गए जुमलों को तफसील से लिखें। अच्छा, यानी हर चीज का रिकॉर्ड रखना। जी, अगर कोई नामुनासिब मैसेज या ईमेल आए तो उसे महफूज कर लें। ये सबूत आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे। और तीसरा कदम? तीसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, रवैये को उसका सही नाम दें। इसे मजाक या फ्लर्टिंग ना कहें, इसे वाज़े तौर पर हरासानी कहें। और अगर हिम्मत कर सकें तो हरासा करने वाले को बराह रास्त, साफ और मजबूत लहजे में कहें, आपका ये रवैया मुझे पसंद नहीं, ये हरासानी है, बराए करम इससे बंद करें। ये कहना बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन अक्सर शार्क्स कमजोर और खामोश शिकार ढूंढते हैं। जब उन्हें एक मजबूत जवाब मिलता है तो वो अक्सर पीछे हट जाते हैं। और आखिरी मशवरा जो डॉक्टर फौजिया की अपनी जिंदगी का निचोड़ लगता है, हिम्मत न हारें। बिल्कुल, शार्क का बुनियादी मकसद ही ये होता है कि आप डरकर मैदान छोड़ दें, यानी नौकरी छोड़ दें। अगर मुमकिन हो तो वहीं रहकर लड़ना सबसे बड़ी मुज़ाहमत है। ये एक ताकतवर पैगाम है कि आप अपनी जगह, अपना हक छोड़ने को तैयार नहीं। जी, ये समंदर आपका भी है और आपको कोई इससे बाहर नहीं निकाल सकता। जबरदस्त। आखिर में किताब एक बहुत ही उम्मीद भरे और ताकतवर पैगाम के साथ खत्म होती है। डॉक्टर फौजिया कहती हैं, ये समंदर यानी काम की जगह इतना ही औरतों का है जितना मर्दों का। हमें पानी से निकलने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इन शार्क्स को पिंजरे में बंद करना सीखना है। बिल्कुल, और ये किताब हमें मुकाबला करने का तरीका तो सिखाती है, लेकिन ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर भी सोचने पर मजबूर करती है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम सिर्फ शार्क्स का मुकाबला करने और उनसे बचने की हिकमतें अमलियों पर ही क्यों इक्तफा करें। असल चैलेंज तो ये है कि हम ऐसे इदारे, ऐसा वर्क कल्चर कैसे बना सकते हैं जहां शार्क्स पनप ही ना सकें। एक महफूज माहौल। जी, सबके लिए एक हकीकी मायनों में महफूज समंदर कैसा नजर आता है, ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर तलाश करना है। बहुत खूब, वाकई ये सोचने का मुकाम है। अगर इस गुफ्तगू ने आपको बाहिम्मत महसूस करवाया है और कुछ नया सीखने को मिला है तो स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका साथ हमें ऐसी अहम गुफ्तगू जारी रखने की हिम्मत देता है। अगली बार एक नए मौजू के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।